बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का फैसला किया जा रहा है। ये मामला क्या है? क्या बिलावल जरदारी इस हुकूमत पर अदम एतमाद के ज़रिए अलहदा होने जा रहे हैं? कुछ आम तरीन तफसीलात है आपके साथ में शेयर करूँगा। जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है मरियम नवाज़ और बिलावल जरदारी के दरमियान, एक रीज़न तो उसकी ये है कि जो कश्मीर मामला है इससे तवज्जो हटाई जाए, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी वजह भी है और बिलावल जरदारी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ वजाहतें भी पेश करना शुरू हो गए हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में माफ़िया मांगना शुरू हो गए हैं। ये क्या माजरा है? क्या वाकई तो गिरफ्तारी नहीं हो रही? कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान का जो राज है ना, वो खुल गया है। एस्टेब्लिशमेंट पर जो हमले मौलाना फजल रहमान कर रहे थे, लफ्ज़ी हमले, ये क्यों किए जा रहे थे? बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे एंगल्स पेश किए गए, लेकिन राज खुल गया है कि असल हकीकत क्या है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है इस राज के खुलने के बाद कि मौलाना और मुक़्तदरा जो है वो दोनों मिलकर ही ये मिली भगत से नूरा कुश्ती कर रहे थे। कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे चलते हुए आपको खबर दूंगा कि PTI और मौलाना फजल रहमान का इत्तेहाद हो गया है, दोनों ने मिलकर चलने का भी फैसला कर लिया है। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। फिर ईरान और अमरीका, इस पूरे जंग में पहली मरतबा अब ये देखने को मिल रहा है कि ईरान एग्रेसिव है और अमरीका डिफेंसिव है। इवन के चीन ने ईरान को मिसाइलों की जो खेप है ना, वो पहुंचा रहा है और चीन भी खुलकर सामने आ गया है अमेरिका के अगेंस्ट। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप की भी एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्यों हुई मुलाकात, अहम तीन तफसीलात आपको बताऊंगा। अगस्त का महीना तारीखी महीना करार दिया जा रहा है और इस महीने को इमरान खान साहब की रिहाई से भी रिलेट किया जा रहा है। अगस्त में क्या बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है और अगस्त का महीना आज़ाद कश्मीर के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम जिन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और ख़बर ये है कि ईरान और अमेरिका में जो इन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, इस पूरी जंग में पहला फेज़ हो या सेकंड फेज़ हो, दोनों में ईरान ने कामयाबी समेटी है। लेकिन ये पहली मरतबा देखने को मिल रहा है कि ईरान अमेरिका डिफेंसिव पोजीशन में है और ईरान एग्रेसिव पोजीशन में है। कुछ दिन हो गए हैं अमेरिका की जानिब से जो हमले हैं ना, वो नहीं किए जा रहे और मिन्नत तरला किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात किए जाएं और आर्जी तौर पर जंगबंदी हो। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं अमेरिका के, वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। इवन के वो अब ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स को खुद इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहे, सिर्फ उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है जिनसे ये खदशा हो कि इन मिसाइल से कोई जानी नुकसान ना हो जाए, सिर्फ उनको किया जा रहा है। बाकी जो मिसाइल्स हैं उनको नहीं इंटरसेप्ट किया जा रहा और ठीक निशाने पर दागे जा रहे हैं और तबाही और नुकसान किया जा रहा है ईरान की जानिब से। अब नाज़रीन खबर ये है कि जंगबंदी के बाद पहली मरतबा ईरान का अमेरिका के अड्डों पर मिसाइलों से हमला। खित्ते में मौजूद जो खलीजी ममालिक हैं माफ़ कीजिएगा, इन ममालिक में जो अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, ये तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए हैं ये जंगबंदी हुए, यानी कि मुआहदा MOU तो कोई नहीं हुआ लेकिन हमले नहीं किए जा रहे थे। तो ईरान की जानिब से पहली मरतबा इन दिनों के दौरान, इस आर्जी जंगबंदी के दौरान पहली मरतबा अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर हमला किया है और ये उर्दन में मौजूद कुछ अड्डे हैं अमेरिका के, जहां पर ईरान की जानिब से जो अटैक्स हैं ना वो किए गए हैं। यानी कि इस जंग में पहली मरतबा अमेरिका डिफेंसिव मोड में चला गया है और ईरान जो है वो अग्रेसिव मोड में चला गया है। अच्छा, और ज़ाहिर सी बात है ईरान ऐसा करेगा और जो कुछ इस जंग के दौरान हो चुका है, दोनों फ्री की कोशिश करते हैं कि हम हावी हों दूसरे पर, अपने मुतालबात और अपनी जो हमारी मांगे हैं वो हम दूसरे से कबूल करवाएं। अच्छा, फिर इसके अलावा मज़ीद क्या हो रहा है? आबनाए हरमुज़ पर ईरान के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं, ये अमरीकी हुकाम का कहना है। अमरीकी हुकाम ने ईरान के मुतालबात को हद से तजावुज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अब एक तरफ ईरान के जो मुतालबात हैं वो अमेरिका मुस्तरद कर रहा है। अब आप ये देखें कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका अपनी वो चीज़ें नहीं थोप पा रहा, ईरान अपनी चीज़ें बता रहा है कि ये हमारे मुतालबात हैं मानो, और ये मुस्तरद किए गए। तो फिर उसके बाद अड्डों के ऊपर ईरान की जानिब से जो हमले हैं ना वो किए गए, यानी कि अमेरिका को झुकाया जा रहा है कि हमारे जो मुतालबात हैं ना वो आपको आबनाए हरमुज़ के मामले पर मानना पड़ेंगे। फिर इसके अलावा एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि चीन ने मिसाइलों की जो खेप है ना वो पहुंचा रहा है
ईरान को। अब नाज़रीन, सदर ट्रंप ने जब दौरा किया था ईरान का, उसके बाद वो अमेरिका गया और उसने ये गुफ्तगू की और उसमें ये बताया कि मैंने चीन से बात की तो चीन ने मुझे कहा कि हम अपने यहाँ कोई भी जो असलहा वगैरह है वो ईरान को नहीं देंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं धमकी लगा के आया, लेकिन चीन जो है वो मेरी धमकी के नीचे दुबक गया और उसने कहा जी नहीं, हम कोई भी जो असलहा है वो नहीं देंगे। अगर चीन ने ये कहा है तो ये खबर क्या, और ये राइटर्स की खबर है, आलमी इदारा है, वो ये बताता है ईरान को चंद हफ्तों में चीन साख्ता फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल सिस्टम्स की पहली खेप मिलने का इम्कान। ईरान 300 से 400 मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। चीन साख्ता QW-12 और FN-16 मिसाइल सिस्टम्स ईरान के नए दिफाई मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। ये खबर एजेंसी की जानिब से जो दावा है ना वो किया गया है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर चीन ने अमेरिका को ये कहा या अमेरिका कोई तड़ी लगा कर आया है तो चीन ने तो उसको बिल्कुल भी खातिर में नहीं रखा और वो ईरान की मदद एक तरह से कर रहा है, उसको ये डिफेंस सिस्टम जो है, जो मिसाइल्स हैं वो दे रहा है। एक और ख़बर भी सुनिए कि जब नेतन्याहू जो है ना वो अमेरिका पहुंचा हुआ और उसने मुलाकात की है ट्रंप से, और मुलाकात में ज़ाहिर सी बात है बिग बॉस जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे ऐसे हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। एक तरफ जब जो है नेतन्याहू वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहा था तो उर्दन में अमरीकी बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी गई। किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से। नेतन्याहू और ट्रंप ये काम पहले कर चुके हैं। ईरान ने पहली बार इनिशिएटिव लिया। जंग जीतने के लिए ऐसी जुर्रत और बरवक्त फैसले दरकार हैं। उर्दन में ये पेश बंद हमले नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए खुला पैगाम है कि हम ऑल आउट वार के लिए तैयार हैं, अगर जंग है तो जंग ही सही। ये ईरान की जानिब से क्लियर जो पैगाम है ना वो दे दिया गया है। तो इसलिए ये जो 4-5 दिनों से कुछ जंगबंदी हुई थी, ये अमेरिका डिफेंसिव मूड पर गया था क्योंकि वो अब अटैक नहीं कर पा रहा, उसके जो इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं वो मुसलसल कम होते जा रहे हैं, और दूसरा चीन ईरान की मदद को पहुंच चुका और उसे अपना जो मिसाइल सिस्टम है वो दे रहा है, और ये एक अंदाजे के मुताबिक कोई 800 के करीब कोई मिसाइल्स वगैरह हैं वो दे रहा है चीन ईरान को। तो अगर ईरान के पास कोई कमी हुई है तो चीन उसको पूरा कर रहा है। तो चीन बराह रास्त इस जंग के अंदर अब खुद कूद पड़ा है, तो अमेरिका इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी खबर जी पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। आपको बताते हैं कि बिलावल जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान जो नूरा कुश्ती है ना वो चल रही है। बहरहाल ये नूरा कुश्ती बिलावल जरदारी को कैसे महंगी पड़ गई है। एक तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फार्म 47 की हुकूमत है, इल्ज़ाम तो नहीं है, धांधली ज़्यादा हुकूमत ही है 17 नशिस्तों के ऊपर। बहरहाल साथ उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो रियासत है ना वो कौमी मफाद को मद्देनज़र रखे, नून लीग के मफाद को मद्देनज़र ना रखे, और कौमी मफाद उनके नज़दीक ही है जी कि पीपल्स पार्टी का मफाद, यानी कि पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में जितवाया जाए, इसका यही मतलब लिया गया। अच्छा, इसके बाद ज़ाहिर सी बात है जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये बात बुरी लग गई और उन्होंने जी बिलावल को ज़रा चंद पे कार्रवाई की उनकी। फिर उसके बाद हमने देखा कि रात गए पता नहीं कितने टीवी चैनल्स के ऊपर बिलावल जरदारी ने का जो इंटरव्यू है वो चला, लोगों ने एंकर से उनका इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने ये वजाहत की कि रियासत से मुराद मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। रियासत से मुराद अब फिर और क्या होता है अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बहरहाल जी वो अपने इस बयान से फिर गए हैं। कल बिलावल जरदारी कहते हैं कि मैं आसिफ जरदारी का बेटा हूँ, और वाकई आप आसिफ जरदारी के ही बेटे हैं। और बहरहाल जी वो कहते हैं कि रियासत की बात जो मैंने की उससे मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ये बिलावल जरदारी कहते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी जवाब दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी बारीक वारदातें डालती है और धांधली करती है। ये इल्ज़ाम या नूरा कुश्ती मरियम नवाज की जानिब से की गई। बहरहाल ये दोनों अलहदा नहीं हो सकते हैं, और जहाँ तक मरियम नवाज पीपल्स पार्टी को बारीक वारदातियाँ कह रही है ना, तो ख़ुद वो 17 नशिस्तों पर इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ी बारीक वारदात क्या होगी। बहरहाल जी हामिद मीर साहब का इस सारे मामले पर यह कहना है कि पीपल्स पार्टी या बिलावल जरदारी और मरियम सफदर जो हैं इनके दरमियान ये जो लफ्ज़ी गोराबारी चल रही है ना, ये सिर्फ इस हवाले से है जी कि हम मुक़तदरा को ताकतवर हल्कों को राज़ी करें, और अगला वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ, दूसरी कहती है नहीं मैं हूँगी, बिलावल कहता है जी मैं हूँगा। तो असल में इन दोनों के दरमियान जो जंग है ना वो ये चल रही है। ये हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया। अब सवाल ये है कि अगर ये मामला चल रहा है तो क्या बिलावल जरदारी जो है वो इस हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गई हैं, दोनों तरफ से अब लफ्ज़ी गोराबारी हो रही है। तो इसका जवाब नहीं में है। क्यों?
देखें, आसिफ जरदारी जो हैं वो नून लीग के वोटों से सदर बने हुए हैं और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने हुए हैं। तो एक को हटाएंगे तो दूसरा भी जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। फिर इसके अलावा हेड मास्टर जो हैं खुद पीपल्स पार्टी एतराफ़ कर चुकी है, नदीम अफजल चानी एतराफ़ कर चुकी हैं कि ये ज़बरदस्ती की शादी है, हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन हेड मास्टर साहब ने हमें साथ बिठाया हुआ है। फिर ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मामला शुरू हो गया, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि शायद जो ताकतवर हल्के उनकी ये ख्वाहिश है कि वही पहले वाले जो हालात हैं वो दोबारा आ जाएं, नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में लड़ा करें और तीसरा ऑप्शन अवाम के पास कोई ना हो और हम भी अपना जो खाते हैं ना वो इसी तरह से चलाते रहें। लेकिन इमरान खान ने आकर सबको जो है वो एक्सपोज कर दी। तो एक मतलब फिर से ये जो कोशिश है वो की जा रही है। फिर कश्मीर वाला जो मामला है, जो एहतजाज चल रहा है, जो वहाँ पर अफराद जाबाहक हुए हैं, उस मामले को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ये मामला डिस्कस होगा तो ज़ाहिर सी बात है उधर से भी तवज्जो हटाना है। फिर इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हैं, धांधली ज़दा इंतखाबात, इसका दूसरा मरहला भी शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो 9 हल्के हैं, जबकि मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं, इन पर जो इलेक्शन है वो 2 अगस्त को होने जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, अगस्त का जो महीना है इमरान खान की रिहाई का महीना, इस तरह से भी करार दिया जा रहा है। 5 अगस्त को होगा जलसा और 5 अगस्त को ही महमूद अचकज़ई ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया है और 5 अगस्त को ही सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तारीख देने जा रहे हैं और अलीमा खान साहिबा ने भी अडयाला जेल का रुख करने का ऐलान कर दिया है। और ये सारा कब हो रहा है? अगस्त के महीने में हो रहा है। ऊपर से जो इंतखाबात सेकंड फेज़ में होंगे, फिर इसके बाद थर्ड फेज़ है आज़ाद कश्मीर में। तो अभी जो इंतखाबात हुए इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कश्मीरी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बाइकआउट इन्होंने किया। एक तरफ एहतजाज चल रहा है, वो एहतजाज रुक नहीं रहा। इवन के जो जाबाहक हो गए हैं अफराद, उनकी भी डिटेल सामने आ गई हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं, आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, वो अभी तक चल रहा है, वो पीछे नहीं हुआ, लोग खड़े हुए हैं। तो अब क्या जो दूसरा मरहला आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या पहले मरहले में जो इंतखाबात हुए उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नंबर 1 तो ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। फिर उसके अलावा जो PTI, महमूद अचकज़ई, इवन के मौलाना फजल रहमान से भी जो इत्तेहाद है PTI ने इस हद तक कर लिया कि ऐवान के अंदर हमने मिलकर चलना है। मुकम्मल इत्तेहाद नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऐवान में मिलकर चलने का इत्तेहाद हुआ है। ऐवान से बाहर जो इत्तेहाद है, जो इत्तेफाक है, उस पर कह रहे जी कि हमने मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि बाहर भी हमने मिलकर चलना है, यानी कि सड़कों पर इकट्ठा आना या नहीं आना। पर मौलाना फजल रहमान का यहाँ पर एक बड़ा राज खुल गया है, जो पिछले दिनों बड़े वो इनकलाबी बने हुए थे और तकरीरें कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने JUI फे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि आइंदा इंतखाबात हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो बात अब क्लियर हो गई है कि मौलाना साहब जो इनकलाबी बने हुए थे उसके पीछे ये था कि हम ज़रा वहाँ से दूर हों और PTI के नज़दीक हम हों और PTI के नज़दीक होकर हम उनसे इत्तेहाद करें। और असल में इंतखाबात में जब हम इत्तेहाद के साथ उनके साथ जाएंगे ना, तो फिर तो हमने जीतना ही जीतना है, जिन सीटों के ऊपर हम खड़े होंगे। तो असल में अगली जो नज़र है मौलाना साहब की वो है KP हुकूमत पर और ताकतवर हल्कों के साथ। बज़ाहिर ऐसा लगता है जी कि मिलकर मौलाना साहब ने ये किया है कि जी मैं तनकीद करता हूँ आप पर, ऐसे ऐसे बातें कहूँगा, इसीलिए तो अभी तक कोई मुकदमा भी नहीं हुआ ना, नहीं तो कोई हल्की सी बात करता है तो हो जाता है, पकड़ कर ले जाते हैं। मौलाना साहब पर नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा जी कि PTI के नज़दीक आऊँ, PTI के साथ इत्तेहाद कर लूँगा, आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है PTI की मकबूलियत है, जब इमरान खान का हाथ होगा तो फिर उसके बाद लोग जो मेरे उम्मीदवार हैं वो PTI का उम्मीदवार होगा तो वो असेंबली में आएगा। लेकिन PTI इस ट्रैप में फ़िलहाल नहीं आ रही। जब ये किया गया, बात की गई कि भाई हमारे साथ इंतखाबात में भी आप करें, अब देखें ना कि अभी इंतखाबात की बात कहाँ से आ गई। एक तो होता है ना कि माहौल हो तो आप कहते हैं जी कि हमारे साथ आप मिलकर चलें इंतखाबात में, या इंतखाबात करीब हो तो तब ये बातें होती हैं। अभी इंतखाबात कब होने हैं? उससे पहले तो खान साहब जेल में हैं, तहरीक चलनी है, लॉन्ग मार्च होना है, जलसा होना है। इन चीज़ों के ऊपर जो बात है वो करें कि जी इन चीज़ों के ऊपर हम मिलकर साथ चलते हैं। लेकिन इंतखाबात की डायरेक्ट बात तो शायद थोड़ा सा ये हलवा खाने में जल्दी भी कर गए हैं। लेकिन PTI फ़िलहाल तो इस ट्रैप में नहीं आई और उन्होंने गुरेज किया इस मामले पर गुफ्तगू करने से। PTI ने फ़िलहाल गुरेज किया। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इनसे किसी किस्म का जो इत्तेहाद है वो करेंगे। बेशक ये जो चाहे इस किस्म की जो हरकतें हैं वो ये बेशक करते रहें, लेकिन PTI जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगी। बहरहाल इस हद तक इत्तेफाक हो गया दोनों के दरमियान कि हम पार्लिमान में मिलकर जो है वो चलते हैं। आज़ाद कश्मीर में धांधली के जो किस्से हैं ना वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं जी कि कैसे धांधली की गई है। बिशारत राजा साहब हैं, हमारे कोलीग हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने जी ये बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर से हैं। तो
ये जी एक दावा करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा दोस्त मीरपुर के हलके में प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। रात को तमाम बैलेट पेपर्स जमा किए गए ताकि सुबह 6 बजे लेकर कोटली शहर में आरओ ऑफिस पहुंचाए जा सकें, लेकिन जब वो सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचे तो मालूम हुआ कि रात ही को नतीजा भी आ चुका है और नून लीग के उम्मीदवार इस हलके से कामयाब भी हो चुके हैं। यानी बैलेट बॉक्सेस अभी रास्ते में थे मगर नतीजा पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका था। वाह भाई वाह, क्या शानदार इलेक्शन हुआ है। यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो तो फॉर्म लेकर पहुंचा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें जो बाइकआउट हुआ मालूम पड़ गया था उनको जी कि ये तो 10% भी टर्न आउट नहीं है। तो पहले से ही मतलब है कि नतीजे तैयार कर लिए गए, बल्कि एक हल्के का कोई रिजल्ट बता रहा था कि फॉर्म 47 में लिख दिया गया कि 32,000 गालबन कोई नून लीग को और 28,000 पीपल्स पार्टी को वोट पड़ गए हैं। तो वहाँ के लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि यहाँ पर तो चंद 100 लोग भी नहीं निकले वोट डालने के लिए। तो ये जब हज़ारों लोग निकलते हैं ना तो उसकी फिर फुटेजेस भी आती हैं, एक माहौल होता है। हज़ारों लोग तो निकले ही नहीं, सर पकड़ कर बैठ गए, ये तो नामुमकिन है, इतने लोग तो निकले ही नहीं हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, बस ये वैसे ही है ना कि आप पेपर के ऊपर लिख के दे दें नतीजा कि ये जीत गया, इसके इतने वोट हैं, इसके इतने वोट हैं, लें जी आप जाकर नतीजा जारी कर दें, बस फिर इलेक्शन करवाना, ये तो सारी एक एक्टिविटी ही है ना। अब ये तरद्दुद करने की भी फिर क्या ज़रूरत है, बस छोड़ दें इलेक्शन कराने को, बस लिख दें जी कि ये जो इंतखाबात के नताइज हैं वो आ गए हैं। इस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है ना वो हुए हैं। आगे चलकर जी ईरान के हवाले से भी एक आखिर में खबर सामने मेरे आ गई, आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। आप नाए हरमुज को दोबारा खोलने के लिए आर्जी इंतज़ाम की तजवीज़ पेश कर दी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है जी कि ईरान ने ओमान को नाए हरमुज दोबारा खोलने के लिए एक आर्जी इंतज़ाम की तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त की एक सिमत मुकम्मल तौर पर ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेगी, जबकि मुखालिफ सिमत के रास्ते का एक हिस्सा भी ईरानी पानियों के अंदर होगा। गरीब आबादी ने बताया कि तेहरान ने ओमान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बहरी गुजरगाहों को बराबर तकसीम करने की बात की गई थी। जब तक खिते में तवील-उल-मुद्दती इस्तेहकाम और पायदार सिक्योरिटी कायम नहीं हो जाती, इस किस्म का मनसूबा ईरान के सिक्योरिटी खदशात को दूर नहीं करता। और इससे पहले अमेरिका वाला जो मामला वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आखिर में जी इस हुकूमत की कारकर्दगी आपको बताता चलूँ कि कैसे ये अवाम पर पेट्रोल ऑयल की कीमतों में तो इजाफा करते जा रहे हैं, और इन्होंने क्या जो है वो अवाम को निचोड़ा है। ये जी IPPs को 5 साल में 13,397 अरब की कुल अदायगियाँ की गई, जिनमें से बिजली की असल कीमत निफ्ट से भी कम यानी कि 6,121 अरब रुपये थी, जबकि बिजली ना खरीदने की रकम कैपेसिटी पेमेंट 7,275 अरब रुपये थी। ये दुनिया अखबार में जो है वो ये रिपोर्ट आई है। यानी कि 5 सालों में तकरीबन 13,397 अरब की जो IPPs हैं इनको अदायगियाँ की गई हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ आधी से भी कम जो पैसे हैं ना उसकी बिजली यूज़ हुई है। बाकी आधे से ज़्यादा जो पैसे आपने दिए हैं वो आपने बिजली तो कोई नहीं वो हुई, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो आप उनको दे रहे हैं। तो ये चीज़ हुकूमत के कारनामे हैं, कैसे ये आवाम को निचोड़ रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।